सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के लिए आधुनिक हिंदी कविता में नागा अर्जुन द्वारा रचित हरिजन गाथा कविता को पढ़ेंगे। हरिजन गाथा। हरिजन गाथा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगी वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर बार बार उठने लगी टीसें, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हो एक पेशाचिक दुष्कांड में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। प्रस्तुत कविता नागा अर्जुन द्वारा एक बिहार की यथार्थ घटना के आधार पर लिखी गई है। इस कविता में कवि ने समकालीन यथार्थ को चित्रित किया है। कुछ प्रदेशों के आंतरिक इलाकों में आज भी जातिवादी कट्टरता एवं भेदभाव के कारण छोटी जातियों के साथ अत्याचार पूर्वक व्यवहार किया जाता है। इसी घटना का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगी वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता उनकी गर्भ कुक्षियों के अंदर बार बार उठने लगी टीसें, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कवि कह रहा है कि हरिजनों अथवा छोटी जातियों के लोगों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार क्या कभी नहीं हुआ था। यहाँ कवि प्रश्नात्मक शैली से व्यंग्य कर रहा है, यानी अर्थात ऐसा व्यवहार तो सदा से ही होता आ रहा है। इस कारण छोटी जाति की हरिजन माताएं एक अनोखी बेचैनी और आकुलता का अनुभव करने लगी हैं। बार बार उनकी कोखों के अंदर एक वेदना व्याकुलता उभरने लगी। अंदर ही अंदर गर्भ में शिशु पिंड इधर उधर सरकने लगे। इससे उनकी आकुलता बढ़ने लगी। ऐसा वस्तुतः अन्याय पहले नहीं हुआ था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हो एक पेशाचिक दुष्कांड में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कवि आगे कह रहा है कि ऐसी अन्यायपूर्ण घटना आज से पहले कभी नहीं हुई थी कि हरिजन नारियों को अपने गर्भस्थ बालकों के जनकों अर्थात अपने अपने पतियों को ऊंची जाति वालों के दानवी दुष्कांड से खोना पड़ा हो। पहले भी हरिजन नारियां अपने पति को खो चुकी थी, परंतु इस तरह का हृदय विदारक अन्यायपूर्ण तरीके से खोना अलग है। ऐसी घटना पहले नहीं हुई थी। यहाँ कवि हरिजनों के साथ होने वाले अत्याचारपूर्ण व्यवहार का वर्णन करते हैं। कवि एक जनवादी व मानवतावादी कवि हैं, तो उन्होंने यहाँ अपना जनवादी व मानवतावादी स्वर भी व्यंजित किया है। आक्षेप एवं व्यंग का स्वर भी कवि की इस कविता में है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13 के 13 अभागे अकिंचन मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए गए हों प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में। साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले सौ मनुपुत्रों द्वारा ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। यहाँ कवि ऊंची जाति वालों के द्वारा हरिजनों पर किए गए अत्याचार की यथार्थ घटना का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि पहले ऐसा अत्याचारपूर्ण व्यवहार कभी नहीं हुआ था कि एक दो नहीं, पूरे 13 भाग्यहीन गरीब निम्न जाति वाले मानव
जीवित ही अग्नि में झोंक दिए गए हों। यानी अग्नि कांड की तरह यहाँ कवि चित्रित करना चाह रहा है कि अग्नि कुंड में जबरदस्ती उनको झोंक दिया हो। उन्हें ऊंची जाति के साधन संपन्न सौ लोगों के द्वारा जीवित ही जला दिया गया। इस तरह की अत्याचार से युक्त क्रूर और अमानवीय घटना अथवा सामाजिक दुर्व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ था और अतीत में हरिजनों को इस तरह नहीं सताया गया था। यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि अत्याचार तो हरिजनों के साथ हमेशा से ही हो रहा है, लेकिन इस तरह है जिंदा अग्नि में जला देने वाला अत्याचार आज से पूर्व कभी नहीं हुआ था। यहाँ अमानवीय व्यवहार पर तीव्र आक्षेप किया गया है। यहाँ ये जो घटना है यह बिहार के एक क्षेत्र की यथार्थ घटना है, जिसमें कवि ने यहाँ मानवीय संवेदना को उभारा है, मानवीय संवेदना का स्वर मुखरित किया है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना और दरोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचाई गई हों संभावित दुर्घटनाओं की और निरंतर कई दिनों तक चलती रही हों तैयारियां सरेआम। किरासिन के कनस्तर, मोटे मोटे लक्कड़, उपलों के ढेर, सूखी घास फूस के पुले जुटाए गए हों उत्साहपूर्वक और एक विराट चिता कुंड के लिए खोदा गया हो गड्ढा संस्कर। यहाँ कवि है 13 हरिजनों को जीवित जलाने की घटना का यथार्थ वर्णन कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि ऐसा अमानवीय व्यवहार कभी नहीं हुआ जैसा इस बार हुआ। घटना वाली जगह से पुलिस थाना केवल 10 मील ही दूर था और थाने के दरोगा को बार बार हरिजनों के साथ होने वाली इस दुर्घटना के संबंध में सूचित कर दिया गया था। उस नरसंहार कांड के लिए ऊंची जाति वालों के द्वारा कई दिनों से लगातार तैयारियां चल रही थी। वे मिट्टी, तेल के पीपे, मोटे मोटे लक्कड़, उपलों के ढेर, सूखी घास फूस के पुले बड़े उत्साहपूर्वक एकत्र कर रहे थे। साथ ही इस विशाल चिता रूपी कुंड के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा उन लोगों ने हंस हंस कर खोदा था और ऊंची जातियों वाली वो समूची आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज मूड में और इस तरह जिंदा झोंक दिए गए हों 13 के 13 अभागे मनुपुत्र सौ भाग्यवान मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कवि आगे कह रहा है कि ऊंची जातियों की आबादी के सभी लोग हरिजनों के साथ अत्याचार की योजना बना रहे थे और होली जलाने के उत्साह की तरह हरिजनों को जला डालने का अमानवीय कृत्य में विशेष रुचि ले रहे थे। इस तरह ऊंची जाति के साधन संपन्न लोगों के द्वारा पूरे के पूरे 13 अभागे हरिजन जीवित ही जला दिए गए, जिंदा ही आग की लपटों में झोंक दिए गए। ऐसा अमानवीय कृत्य तो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यह कृत्य आज से पहले हुआ भी नहीं था और ये है मानवता के नाम पे एक कलंक है। यहाँ कवि भाग्यवान मनुपुत्रों तथा अभाग्य मनुपुत्रों वाक्यांश से यह व्यंजित करना चाहता है कि दोनों वर्ग के लोग मानवी ही हैं। दोनों कौन? जो हरिजन और उच्च वर्ग के लोग। लेकिन ईश्वर ने तो इनको समान संतान माना है, फिर भी ये क्या है? भेदभाव पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ कवि ने ऊंची जाति वालों की असहिष्णुता और अमानवीयता को चित्रित किया है। उस समय के समतावादी एवं मानवतावादी दृष्टिकोण को
कि उस समय क्या है, कोई समतावादी और मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं था। इस बात को यहाँ व्यक्त किया गया है। चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग, ऐसा नवजातक न तो देखा था न ही सुना था आज तक। पैदा हुए हैं 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में, क्या करेगा भला आगे चलकर, राम जी के आसरे जी गया अगर। कौन सी माटी गढ़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा। मगह का यह बदनाम इलाका, जाने कैसा सलूक करेगा। इस बालक से पैदा हुआ बेचारा, भूमिहीन बंधुआ मजदूर के घर में। यहाँ पर कवि नागार्जुन द्वारा एक वृद्ध हरिजन के घर में उत्पन्न बालक का तथा उसे लक्ष्य कर उसकी चिंता का वर्णन किया गया है। कवि कह रहा है कि दो बुजुर्ग लोग हैं, वह इस शिशु को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं कि वह शिशु है बहुत ही सुंदर है, जो आज तक ना देखा था और ना सुना था। इस तरह की सुंदरता उस शिशु में है। पर वह बालक 10 रोज पहले ही हरिजन बस्ती में पैदा हुआ था। वे दोनों वृद्ध हैं, उस बालक को देखकर सोचने लगे कि यह बड़ा होकर जीवन में आगे चलकर क्या करेगा। यानी वह उसके भविष्य की चिंता कर रहे हैं कि यदि यह भगवान की कृपा से जीवित रह गया तो कौन सी माटी गढ़ेगा और कौन सा ढेला फोड़ेगा। अर्थात किस किस के खेत में बंधुआ मजदूर बनकर काम करता रहेगा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह जो इलाका है, जिस इलाके में वह पैदा हुआ है, वह मगध का बदनाम इलाका। बदनाम कैसे? बंधुआ मजदूरों के लिए बदनाम, और यहाँ जो है हरिजनों के साथ अत्याचार होता है, भेदभाव होता है। यह इलाका इस तरह से बदनाम है। न जाने यहाँ के ऊंची जाति वाले लोग इस बालक के साथ भी कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि यह बेचारा भूमिहीन बंधुआ मजदूर के घर में पैदा हुआ है। इसका भावी जीवन किस तरह चलेगा। यानी जो वो बुजुर्ग हैं, उनकी चिंता यहाँ जायज भी है, क्योंकि यह बालक सुकुमार और सुंदर है। ऐसा सुकुमार और सुंदर बालक बंधुआ मजदूर के घर पैदा हुआ है, उसका भविष्य क्या होगा। उसका भविष्य तो कहीं बंधुआ मजदूर बन के किसी के यहाँ मजदूरी ही करना होगा, उसे भी अत्याचार सहन करना होगा। इस तरह की चिंता है दोनों बुजुर्ग यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ कवि ने जो है मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है और सामाजिक परिवेश कि उस समय का सामाजिक परिवेश कैसा था उसका यथार्थ चित्रण यहाँ किया है। जीवन गुजरेगा हैवान की तरह, भटकेगा जहाँ तहाँ बन मानुष जैसा। अध पेटा रहेगा अध नंगा डोलेगा, तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा, जाने क्या करेगा। बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा, फिक्र की तलैया में खाने लगे गोते। व्यस्क बुजुर्ग दोनों एक ही बिरादरी के हरिजन, सोचने लगे बार बार, कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर। राम जी ही करेंगे इसकी खैर, हम कैसे जानेंगे, हम ठहरे हैवान। देखो तो कैसा मुलुर मुलुर देख रहा शैतान, सोचते रहे दोनों बार बार। कवि नवजात बालक को लेके जो दोनों वयस्क बुजुर्गों की चिंता है उसका आगे वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नवजात बालक को देखकर दोनों बुजुर्ग सोचने लगे कि क्या यह बड़ा होके जंगलियों की तरह है या अति निंदनीय जीवन बिताएगा।
जगह जगह जंगली मानव की तरह भटकेगा, भूखा रहेगा, अधनंगा घूमता रहेगा, अथवा तोतला बोलता रहेगा कि साफ साफ अपनी बात बोल सकेगा। न जाने यह क्या करेगा, बहादुर होगा कि बेमौत मारा जाएगा। वे दोनों ही एक ही हरिजन बिरादरी के दोनों बुजुर्ग उस नवजात बालक के संबंध में इस तरह सोचने लगे। वे उसे देखकर कहने लगे कि इस अभागे बालक के हाथ पैर कैसे अनोखे हैं, इसकी रक्षा तो स्वयं भगवान ही करेंगे। हम इसके भविष्य के बारे में क्या कह सकते हैं? हम नितांत असभ्य ना समझ लोग हैं। देखो यह बालक कितना नटखट है। यह नटखट बालक कितनी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ हमें देख रहा है और कितना आकर्षक लग रहा है। इस तरह बिरादरी के वे दोनों बुजुर्ग उसे लक्ष्य करते हुए बार बार उसके भविष्य की चिंता कर रहे हैं। यहाँ कवि ने अपनी मानवीय संवेदना को चित्रित किया है कि वो बुजुर्ग हैं, वह उस नवजात जो शिशु है उसके भविष्य की चिंता कर रहे हैं। हाल ही में घटित हुआ था वो विराट दुष्कांड। झोंक दिए गए थे 13 निरपराध हरिजन सुसज्जित चिता में। यह पेशाचिक नरमेघ पैदा कर गया है दहशत जन जन के मन में। इन बूढ़ों की तो नींद ही उड़ गई तब से, बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान। दिखते हैं दृगों के कोर ही कोर, देखी देती हैं जब जब पहरा पपोटों पर सील मुहर सूखी कीचड़ की। यहाँ कवि जो हैं हरिजन बस्ती में उत्पन्न बालक को लक्ष्य करके जो दोनों बुजुर्ग चिंता कर रहे हैं उसका आगे कारण स्पष्ट किया है। कवि कह रहा है कि कुछ दिनों पूर्व ही यहाँ एक विशाल घृणित भयानक कांड घटित हुआ था। ऊंची जाति वालों ने 13 हरिजनों को जिंदा ही लकड़ी घास फूस से बनी हुई चिता में झोंक दिया था। उस राक्षसी यज्ञ में जीवित मनुष्य को जला दिया गया था। वह पेशाचिक क्रूर आचरण था। उस दुष्कांड के कारण छोटी जाति के सभी लोगों के मन में भय संत्रास घर कर गया। कवि वर्णन करता है कि उस नरमेघ कांड से इन दोनों बुजुर्गों की नींद उड़ गई। चिंता एवं भय से वे बेचैन रहने लगे। यद्यपि उन बुजुर्गों के पलकों के निशान बाकी नहीं बचे हैं, वे अत्यधिक वृद्ध हैं और केवल दृष्टि की कोर से ही देख पाते हैं, फिर भी वे उस जर्जर हालत में हरिजन बस्ती के द्वारों पर दृष्टि गड़ाए रहते हैं और पहरा देते रहते हैं। उनकी दृष्टि का पहरा देना अथवा सतर्क रहना तो एक सामान्य बात है। सूखी कीचड़ की मुहर की तरह उनकी कोई महत्ता ही नहीं है। यहाँ कवि जो है बुजुर्गों की चिंता एवं भय का यथार्थ चित्रण कर रहा है और यह बताना चाह रहे हैं कि वो बुजुर्ग हालांकि बहुत वृद्ध हैं, फिर भी वह उन हरिजनों की चिंता कर पहरा देकर अपना कर्तव्य है वह निभा रहे हैं, मानवीय संवेदना को प्रकट कर रहे हैं। आज की कक्षा के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसी कविता का अगला अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।